इट फॉलोस मूवी में हम एक एंटिटी को देखेंगे जो लोगों को जान से मारने के लिए उन्हें फॉलो करती है। इससे कोई इंसान भाग तो सकता है लेकिन इससे छुप नहीं सकता। वो उस इंसान को ढूंढ ही लेती है। इससे बचने का बस एक ही उपाय है, किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा ताकि ये कर्स उन्हें ट्रांसफर हो जाए और ये एंटिटी उस इंसान को फॉलो करे। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है रियल लाइफ में उतना आसान नहीं है। तो मूवी के शुरू में हम एनी को देखते हैं जो भागते हुए अपने घर से बाहर आती है। वो बहुत ही डरी हुई थी और किसी चीज को देखकर भाग रही थी। तब उसके डैड उधर आते हैं। वो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो घर से भाग जाती है। अगले सीन में हम उसे बीच पर देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहती है, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आज तक मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। शायद ज़्यादा देर तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी। फिर अगली सुबह बीच पे उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और उसे शायद उसी चीज़ ने मारा था जिससे वो भाग रही थी। इसके बाद हम जे को देखते हैं। वो स्विमिंग कर रही थी और तभी उसकी सिस्टर केली उधर आती है। वो जे के न्यू बॉयफ्रेंड ह्यू के बारे में पूछती है तो जे शर्मा जाती है और कहती है, आज हम दोनों डेट पे जाने वाले हैं। इवनिंग में उसके दो फ्रेंड्स पॉल और यारा उससे मिलने आते हैं। डेट के बारे में सुनकर पॉल अपसेट हो जाता है क्योंकि वो जे को पसंद करता है। कुछ देर बाद जे उसके बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाती है। उधर ह्यू को येलो ड्रेस में एक लड़की दिखती है। वो जे से पूछता है, क्या तुम्हें वो लड़की दिख रही है? जे कहती है, नहीं, उधर तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर ह्यू बहुत घबरा जाता है और उसे लेकर बाहर चला आता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। तब हम देखते हैं एक आदमी ह्यू की तरफ ही आ रहा था। अगले दिन केली जे से उसके डेट के बारे में पूछती है। तब जे कहती है, डेट कुछ खास नहीं थी क्योंकि ह्यू कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। उसी रात वो फिर से ह्यू से मिलने जाती है और ये दोनों ह्यू की कार में इंटीमेट होते हैं। लेकिन तभी ह्यू उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तब वो खुद को एक व्हील चेयर पे बंधा हुआ पाती है। उधर ह्यू भी था। वो कहता है, मेरे पीछे एक एंटिटी पड़ी है जो मुझे मारना चाहती है। एक बारटेंडर के साथ मैंने वन नाइट स्टैंड किया था, तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इससे बचने का बस एक ही उपाय है, मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना होगा। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना पड़ा। अब ये कर्स तुम्हें ट्रांसफर हो गई है। अब तुम भी इसे देख पाओगी और ये तुम्हें फॉलो करेगी। ये बहुत ही स्लोली तुम्हारे पास आएगी लेकिन ये बहुत चालाक है, किसी भी रूप में आ सकती है। अगर तुम पकड़ी गई तो वो तुम्हें मार देगी, देन फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी और फिर मुझे मारकर उस बारटेंडर के पीछे पड़ जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके किसी के साथ इंटीमेट होके इस कर्स को ट्रांसफर कर देना। इसी दौरान वो एंटिटी उधर पहुंच जाती है और उनकी तरफ ही बढ़ने लगती है। अब जे भी उसे देख सकती है। तब ह्यू उसे लेकर वहां से भाग जाता है और उसके घर के बाहर उसे ड्रॉप कर देता है। जे के फ्रेंड्स आके उसे संभालते हैं। उधर पुलिस भी आती है लेकिन वो ह्यू को ढूंढ नहीं पाते क्योंकि ह्यू दूसरे टाउन से आया था। यहाँ उसे कोई नहीं पहचानता। इधर एक घर रेंट पे लेके वो रहता था। जे को ये कर्ज ट्रांसफर करके वो अपने घर लौट गया है। इसके कुछ दिनों बाद जे स्कूल जाती है जहां एक ओल्ड लेडी हॉस्पिटल गाउन पहने उसकी तरफ ही आने लगती है। जे समझ जाती है ये वही एंटिटी है। वो क्लासरूम से भाग जाती है लेकिन तब भी वो एंटिटी उसे फॉलो करती है। वो हमेशा धीरे धीरे चलते हुए आती है इसलिए भागने में थोड़ी आसानी होती है। वो केली और पॉल को जाके सब कुछ बताती है लेकिन वो दोनों उस पर बिलीव नहीं करते। पॉल कहता है आज रात वो जे के घर पे ही रुकेगा और पूरी रात नजर रखेगा। रात में जे को नींद नहीं आती तो वो नीचे पॉल के पास आती है। वो काउच पे बैठकर टीवी देख रहा था। ये दोनों बात कर रहे थे और तभी कांच टूटने की आवाज आती है। पॉल चेक करके कहता है किचन की कांच टूटी है लेकिन उधर कोई भी नहीं है। वो केली को बुलाने ऊपर जाता है। तब जे किचन में जाती है और उसे वही एंटिटी दिखती है। उसे देखकर वो बहुत डर जाती है और भागते हुए अपने रूम में चली आती है। केली और पॉल भी उधर आते हैं। वो दोनों उस एंटिटी को देख नहीं पा रहे थे इसलिए वो उस पर बिलीव नहीं करते। तब यारा उधर आती है और उसके पीछे वो एंटिटी भी उधर आती है पर जे बालकनी से कूदकर एक प्लेग्राउंड में आ जाती है। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए उसके फ्रेंड्स भी उधर आते हैं। उनके साथ उनका नेबर ग्रेग भी था। तब जे उसे भी सब कुछ बता देती है। ग्रेग कहता है हमें ह्यू को ढूंढना होगा। इसलिए ग्रेग की कार में ये लोग ह्यू के रेंट वाले घर में जाते हैं लेकिन घर पूरा खाली था। असल में ह्यू यहाँ पे अकेला रहता था। वो अपना कर्ज जे को ट्रांसफर करके चला गया है। उधर कुछ बुक्स पड़ी थी और उसमें ह्यू की एक फोटो मिलती है। पॉल इस जैकेट को देखकर पहचान जाता है। उसे पता है ये कौन से स्कूल का जैकेट है। तो ये लोग उसी स्कूल में जाते हैं और उन्हें पता चलता है ह्यू का असली नाम है जेफ। उसका एड्रेस लेके वो लोग उसके घर पे जाते हैं।
तब जेफ जे से माफी मांगता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो जे को भी ये कर्ज किसी और को ट्रांसफर कर देने के लिए कहता है। इसके लिए जे को किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। मूवी के शुरू में हम एनी को देखे थे। जेफ ने उसे ये कर्ज ट्रांसफर किया था, लेकिन उसकी डेथ के बाद वो एंटिटी फिर से जेफ के पीछे पड़ गई थी, इसलिए उसे जे को ये कर्ज ट्रांसफर करना पड़ा। अगर जे की भी डेथ हो जाती है तो वो फिर से जेफ के पीछे पड़ जाएगी। ऊपर से ये एंटिटी किसी भी रूप में आ सकती है, इसलिए हमेशा जे को अलर्ट रहना होगा और जितनी जल्दी हो सके इस कर्ज को ट्रांसफर कर देना होगा। अब जे को बचाने के लिए उसके फ्रेंड्स उसे लेकर ग्रे के फार्म हाउस पे आ जाते हैं। उधर ये लोग बीच पे हैंग आउट कर रहे थे और तभी याडा के रूप में वो एंटिटी आकर जे पे हमला करती है। पॉल उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो एंटिटी उसे भी चोट पहुंचाती है। दिन सब लोग बोट हाउस के अंदर आ जाते हैं और जे उसे शूट करने लगती है, पर इससे उस एंटिटी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जे दरवाजा बंद कर देती है पर वो एंटिटी पॉल के रूप में दरवाजा तोड़ के अंदर आता है। जे फौरन वहां से निकलकर ग्रेग की कार लेकर भागने लगती है। उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती। बट अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। उधर भी वो डर रही थी कि कहीं वो एंटिटी ना आ जाए। ग्रेग कहता है वो जे के साथ इंटीमेट होना चाहता है ताकि ये कर्ज उसे ट्रांसफर हो जाए। तब जे भी मान जाती है और हॉस्पिटल में ही ये दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं पर जे को वो एंटिटी नहीं दिखती, लेकिन वो ग्रेग के लिए परेशान रहती है क्योंकि अब उसकी जान खतरे में है। उधर ग्रेग इस मैटर को कैजुअली लेता है। वो कहता है अभी तक उसे कोई भी एंटिटी नहीं दिखी, ये सब बस वहम है। जे की मेंटल कंडीशन शायद ठीक नहीं है। लेकिन उसी रात जे विंडो से ग्रेग को देखती है। वो समझ जाती है ये ग्रेग नहीं, असल में वो एंटिटी है। वो ग्रेग को कॉल करती है पर उसका फोन बिजी था। इधर वो एंटिटी डोर पे नॉक करता है पर कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है। ये देखकर वो विंडो तोड़ के घर के अंदर जाता है। जे भी भागते हुए उसके पीछे जाती है और देखती है ये एंटिटी ग्रेग की मॉम के रूप में उसका डोर नॉक कर रही है। जे चिल्ला के कहती है ग्रेग प्लीज दरवाजा मत खोलना, तुम्हारी जान खतरे में है। पर ग्रेग को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो दरवाजा खोल देता है और वो एंटिटी उसे मार देती है। दिन वो एंटिटी फिर से जे के पीछे पड़ जाती है। अगले दिन पॉल कहता है वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है ताकि ये एंटिटी उसके पीछे पड़ जाए, लेकिन जे उसे मना कर देती है क्योंकि वो एंटिटी पॉल को भी मार देगी। तब जे और उसके फ्रेंड्स मिलकर उस एंटिटी को खत्म करने का एक प्लान बनाते हैं। ये लोग एक स्विमिंग पूल में जाते हैं और पूल के आसपास इलेक्ट्रिक डिवाइस रख देते हैं। ये लोग उस एंटिटी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारना चाहते हैं और जे पूल में उतर के उसका वेट करने लगती है। कुछ देर बाद वो एंटिटी उधर आती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। वो उनका प्लान समझ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रिक डिवाइस को जे के ऊपर ही फेंकने लगती है। तब केली उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देती है और पॉल उसे शूट कर देता है। तब वो पानी में गिर जाती है, लेकिन फिर भी जे को नहीं छोड़ती, उसका पैर पकड़ लेती है। तब पॉल उसके सर में गोली मारता है और वो जे को छोड़ देती है। फिर चेक करने पर जे को उधर वो एंटिटी नहीं दिखती, बस खून दिखता है। उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था, इसलिए ना चाहते हुए भी जे को पॉल के साथ इंटीमेट होना पड़ता है और वो एंटिटी अब पॉल के पीछे पड़ जाती है। फिर एक दिन वो कुछ लड़कियों को देखता है और सोचता है उनके साथ इंटीमेट होकर ये कर्ज उन्हें ट्रांसफर कर देगा, पर उसकी हिम्मत नहीं होती उनसे जाके बात करने की। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पॉल को वो एंटिटी कहीं भी नहीं दिखती। लेकिन हम व्यूअर्स देखते हैं वो एंटिटी उनके पीछे ही आ रही है। इसी के साथ ये मूवी पे खत्म हो जाती है।